दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेआईसी प्रवक्ता यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये अभ्यास सेट जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओएआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग 2। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जॉन मथाई, सीडी देशमुख, यशवंत सिन्हा या फिर एमएम पटेल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीडी देशमुख। दोस्तों सीडी देशमुख रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे और इन्होंने संविधान के द्वारा चुनी हुई पहली संसद का बजट भी प्रस्तुत किया था और इन्हीं के समय पहली बार हिंदी में बजट भाषण वितरित किया गया और इन्होंने लगातार 7 बार, दोस्तों सीडी देशमुख ने लगातार 7 बार बजट पेश किया। वर्ष 1951, 52, 53, 54, 55 और 56 में इनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था, जिनमें 1951 और 1952 का अंतरिम बजट भी शामिल है। तो देखिए रिजर्व बैंक के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं सीडी देशमुख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? देखिए भूरी क्रांति ये उर्वरक उत्पादन सही सुमेलित है। बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन सही सुमेलित है। गोल क्रांति आलू का उत्पादन ये भी सही सुमेलित है। सुनहरी क्रांति मक्का उत्पादन ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों सुनहरी क्रांति बागवानी फसलों के प्रोत्साहन के लिए चलाई गई थी। ब्लैक क्रांति का संबंध पेट्रोल और तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है और इसके अलावा गेहूं, मक्का, धान उत्पादन यानी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरी क्रांति या हरित क्रांति चलाई गई थी। तो याद रख लीजिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन और सुनहरी क्रांति बागवानी फसलों के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही है? आपको बताना है। देखिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, तो ये आपका सही नहीं है। देखिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद ये सही सुमेलित है। काफ़ी बोर्ड कोट्टम सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि काफ़ी बोर्ड दोस्तों ये बंगलुरु में स्थित है। मसाला बोर्ड गुंटूर ये सही नहीं है, क्योंकि मसाला बोर्ड आपका कोच्चि में स्थित है। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड ये कोच्चि में, ये भी गलत है, क्योंकि जो है जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। तो केवल ए आपका सही सुमेलित है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास या तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2012 से 2017 तक के लिए चलाई गई थी, लेकिन 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नया नीति आयोग लाया गया था। तो याद रखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण और केंद्रीकरण। तो सही उत्तर है केंद्रीकरण नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। 1991 में भारत को एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा और अनेक अर्थशास्त्रियों के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से अब तक भारत की अर्थव्यवस्था में ये सबसे गंभीर आर्थिक संकट था। नए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण 3 नीतियां अपनाई गई, केंद्रीकरण उसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई आर्थिक राजकोषीय सुधार नीति 1991 के तहत निम्नलिखित में से कौन से कदम नहीं उठाए गए थे? आपको बताना है। कर और भिन्न राजस्व को घटाना, अनुदान राशि में कटौती करना, सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना और केंद्र और राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना।
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। कर और भिन्न राजस्व को घटाना ये कदम नहीं उठाया गया था, बल्कि अन्य सभी कदम नई आर्थिक राजकोषीय सुधार नीति 1991 के तहत जो है ये सारे कदम उठाए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारत के वित्त मंत्री, संघ के वित्त मंत्री, भारतीय बैंक संघ या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है? एलसी गुप्ता समिति, नरसिंहन समिति, चक्रवर्ती समिति या फिर केलकर समिति? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरसिम्हन समिति। दोस्तों, नरसिम्हन समिति जो है ये आर्थिक उदारीकरण की महत्वपूर्ण बैंकिंग सुधारों से जो है संबंधित है और बैंकों में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए 1991 वर्ष में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। तो याद रखिए 1991 में बैंकिंग सुधारों के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी और इसका काम क्या है? छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना, वित्त पोषण और विकास करना। अगला प्रश्न है कि फंड निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, ऐसे फंड जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं उनको गिल्ट फंड कहा जाता है। तो गिल्ट फंड वे म्यूचुअल फंड परियोजनाएं हैं जो मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, सरकारी बांड की बिक्री से प्राप्ति बजट के किस शीर्ष में आती है? आपको बताना है सरकारी बांड की जो बिक्री की जाती है उससे जो प्राप्ति होता है वो बजट के किस शीर्ष में आता है? ऑप्शन है लागत पूंजी, वर्तमान खर्चा, प्राप्त पूंजी या राजस्व, प्राप्त राजस्व। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राप्त पूंजी। सरकारी बांड की बिक्री से प्राप्त पूंजी जो है पूंजी प्राप्त या कैपिटल रिसिप्ट के रूप में आती है और पूंजी बजट का वो भाग है जो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों और व्यय से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द भेदिया लेन देन या इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है शेयर मार्केट से। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर मार्केट से है। जब कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीद या बेचकर गलत तरीके से मुनाफा कमाता है तो इसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग या भेदिया लेन देन कहा गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? आपको बताना है। व्हाट इज ग्रीन बैंकिंग? तो सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। बैंकों द्वारा वनों का विकास, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया जाना और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ग्रीन बैंकिंग का जो है उद्देश्य इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य बैंकों में तकनीक के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना, यानी ऑनलाइन चीज़ें किया जाए, पासबुक न बनाया जाए, रिसिप्ट न दिए जाएं या लेन देन में जो है कागजों का प्रयोग कम किया जाए, तो उसको ग्रीन बैंकिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? ऑप्शन देखिए, अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग तथा व्यापार के लिए उधार लेना। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, ये आपका सही है। जमा राशि का संग्रहण सही नहीं है। तो सही उत्तर है खुले बाजार की क्रियाओं में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल होती है। इससे जो है साख नियंत्रण में आसानी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित या विनियमित करता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1988 में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। 30 जनवरी 1992 को इसे अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया और इसका कार्य
शेयर मार्केट या प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, उचित माध्यम से प्रतिभूति बाजार को विकसित और नियमित करना है। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हवाला क्या है। तो हवाला क्या होता है आप जानते हैं, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, इसको हवाला कहते हैं। दोस्तों हवाला के अंतर्गत अनधिकृत रूप से एक देश से दूसरे देश में विदेशी विनिमय किया जाता है और हवाला विदेशी मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैर कानूनी रूप से स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसके पास हैं। तो सही उत्तर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के मूलभूत विनियामक या रेगुलेटिंग के जो अधिकार हैं वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पास हैं और सेबी की स्थापना 1992 के प्रावधानों के अनुसार 1992 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए PURA यानी पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था। तो पहले जान लेते हैं पूरा क्या है। पूरा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो पूरा विजन जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का विजन था। अगला प्रश्न है कि हरियाली योजना के बारे में क्या सही है। हरियाली योजना किससे संबंधित है आपको बताना है। तो उत्तर है इसका उद्देश्य मौजूदा जल संभरण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना। तो सही उत्तर है हरियाली परियोजना जल संभरण से या जल संरक्षण से संबंधित है। 27 जनवरी 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो सही उत्तर है लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात लोगों की संख्या के अनुपात से निर्धारित किया जाता है, क्योंकि गरीबी रेखा दोस्तों देखिए, गरीबी रेखा यह अनुपात ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। रंगराजन पद्धति में वर्ष 2011-12 में प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग पर अखिल भारतीय स्तर या ग्रामीण स्तर पर 972 रुपये और अखिल भारतीय शहरी स्तर पर 1407 रुपये से कम व्यय करने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है नई दिल्ली। दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत ये स्थापित एक वैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्योगों से संबंधित है, उद्योग और विकास से। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से एक राज्य में से होकर नहीं गुजरती, फिर भी इसका कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन में पूंजीगत हिस्सा है, उस राज्य का नाम क्या है। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। तो सही उत्तर है दोस्तों केरल। देखिए ऑप्शन ए आपका सही है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। ये कर्नाटक में मंगलौर, महाराष्ट्र में मुंबई से होते हुए गोवा और पश्चिमी घाटों तक जाती है, लेकिन कोंकण रेलवे केरल से होकर नहीं गुजरती, फिर भी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन में इसका पूंजीगत हिस्सा है। तो याद रखिए केरल से होकर नहीं गुजरती है कोंकण रेलवे, लेकिन फिर भी पूंजीगत प्राप्तियों में इसका हिस्सा है। अगला प्रश्न है, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सही उत्तर है GV रामकृष्णा। देखिए 23 अगस्त 1996 को श्री GV रामकृष्ण की अध्यक्षता में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में विनिवेश आयोग का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पेंशन एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA की स्थापना कब की गई है। तो सही उत्तर है PFRDA की स्थापना 2003 में की गई है। 2003 में पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 10 अक्टूबर 2003 को एक आदेश के द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य पेंशन फंड को स्थापित, विकसित और नियंत्रित करना था और इस योजना से वृद्धावस्था आय सुरक्षा और पेंशन फंड स्कीम के अंशदायकों के हितों की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह, जो ये रुपया जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, इसको किसने बनाया था। तो सही उत्तर है D उदय कुमार।
भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह है IIT बम्बई के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त D उदय कुमार ने बनाया, जिसमें देवनागरी के र तथा रोमन अक्षर R से मिलता जुलता प्रतीक चिन्ह प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को तीव्रता प्रदान करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना कब शुरू की गई है? तो सही उत्तर है 2008 में। विनिर्माण क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक पार्क योजना की शुरुआत 2008 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किसान कॉल सेंटर यानी KCC का उद्घाटन या प्रारंभ कब किया गया? तो ये 2004 में। किसान कॉल सेंटर का आरंभ 21 जनवरी 2004 से देश के लगभग सभी राज्यों में शुरू किया गया था। प्रत्येक किसान कॉल सेंटर पर किसान कॉल सेंटर एजेंट, जिन्हें L1 एजेंट कहा जाता है, तैनात रहते हैं। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? आपको बताना है। ऑप्शन है P चिदम्बरम, जसवंत सिंह, मधु दंडवते या यशवंत सिन्हा। तो सही उत्तर है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत यशवंत सिन्हा के द्वारा जो है 1998 के आरंभ में तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे यशवंत सिन्हा, उनके द्वारा किया गया था। और ये योजना संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए किसानों की पहुंच को सुलभ बनाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन है 8वीं, 10वीं, 7वीं या 6वीं। तो सही उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 था और इसमें पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हो गया नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना आपके योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। योजना आयोग 1950 में स्थापित था, लेकिन उसके स्थान पर अब नया नीति आयोग बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, REXIT रेग्जिट क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना। रेग्जिट जो है रघुराम राजन का RBI गवर्नर पद से हटना, ये रेग्जिट नाम मीडिया के द्वारा दिया गया था। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर होने को ब्रेग्जिट शब्द का प्रयोग किया गया था और रेग्जिट शब्द को रघुराम राजन द्वारा RBI के गवर्नर पद से हटने पर जो है इस टर्म का यूज किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक में दूसरे कार्यकाल के लिए इनका मना कर दिया गया था कि ये अब कार्यकाल पे नहीं रहेंगे। अगला प्रश्न है, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा 2011 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजीव आवास योजना। दोस्तों, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना शुरू की गई और यह योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई। ये कार्यक्रम आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इसकी अवधि 2013 से 2022 तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये असंगठित कर्मकारों के लिए है। तो सही उत्तर प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना दोस्तों ये असंगठित कर्मकारों के लिए या कामगारों के लिए है। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रारंभ की गई पेंशन योजना है। ये एक दोस्तों पेंशन योजना है। देखिए, पेंशन योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है, इसमें क्या होता है कि जो असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हैं और जिनकी आयु कितनी है, जिनकी आयु दोस्तों 18 से 40 वर्ष है। 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के 50-50 के योगदान से ये योजना शुरू की गई है और इसमें श्रमिकों के लिए ये एक पेंशन योजना है दोस्तों। तो याद रखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये एक पेंशन योजना है असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए। इसमें 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और केंद्र और राज्यों के 50-50 जो है अनुदान से ये योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 33, 35, 25 या 23। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए
33। दोस्तों जीएसटी परिषद जो है ये संविधान के 101वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया था। इसमें जीएसटी काउंसिल की स्थापना का प्रारंभ इसमें जीएसटी काउंसिल 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था लागू की गई थी और जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 33 है। दोस्तों इसमें भारत के वित्त मंत्री, संघ के राजस्व या वित्त मंत्री तथा राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री इसमें शामिल होते हैं। इस परिषद में कुल 33 यानी 33 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है धन उत्पादक गतिविधि के द्वारा, श्रमशील गतिविधि द्वारा, लाभकारी गतिविधि द्वारा या उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम जो होती है वो दोस्तों राष्ट्रीय आय उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। और राष्ट्रीय आय किसी देश की वास्तविक आय का वह भाग होती है जिसमें विदेशों से कमाई की गई आय जिसका मौद्रिक मूल्य मापा जा सके उसको शामिल किया जाता है। और किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है, वो एक कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, सभी प्रकार की बचत का योग, सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार की आय का योग या सभी प्रकार के निर्गतों का योग। तो सही उत्तर है सभी प्रकार की बचत का योग। राष्ट्रीय आय के परिकलन में या परिकलन में आगणन में दोस्तों सभी प्रकार के बचतों के योग को छोड़ दिया जाता है और इसमें सभी व्यय का योग, सभी प्रकार की आय का योग और सभी प्रकार के निर्गतों का योग ये सब शामिल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसको PMUY देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसको कहा जाता है, इसका प्रधान उद्देश्य क्या है। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत इसका प्रचार प्रसार किया गया था। इसमें बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना यानी स्वच्छ ईंधन भोजन बनाने के लिए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है। और ये योजना कब शुरू की गई थी, याद रखिए 1 मई 2016 से 1 मई 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में माल और सेवा कर यानी जीएसटी की दरों का फैसला कौन करता है, आपको बताना है। केंद्र, नीति यानी भारत राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, जीएसटी परिषद। तो और इसमें दूसरा है कि पी और क्यू को मिलाकर यानी केंद्र और नीति आयोग दोनों। तो सही उत्तर है इसमें केवल आर इसलिए क्योंकि जो जीएसटी परिषद में या जीएसटी में दोस्तों जो हमारे दरें होती हैं, जैसे जीएसटी में कौन कौन सी दरें हैं वस्तुओं की, 5%, 12%, 18%, ये सब जीएसटी की जो दरें हैं इसमें दोस्तों इसका निर्णय जो है जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गेहूं का समर्थन मूल्य जो है, गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो सही उत्तर है कि गेहूं का समर्थन मूल्य या किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो प्रदान करने का उद्देश्य एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकना है। समर्थन मूल्य क्या है, जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा का क्रय करने के लिए तैयार हो। तो जब बाजार में अनाज की मूल्य गिर रहा हो तो सरकार किसानों के समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद कर उनके हितों की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि विपणन सुधार के लिए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी नैम कब लागू किया गया है। तो सही उत्तर है 14 अप्रैल 2016 को। 14 अप्रैल 2016 दोस्तों 1 जुलाई 2015 को एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नामक यानी NAM नामक स्कीम घोषित की गई थी। और इस स्कीम को 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के आधार पर शुरुआत किया गया था। तो देखिए नैम जो है इसको याद कर लीजिए, 14 अप्रैल 2016 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती होती है और इसी अवसर पर राष्ट्रीय एग्रीकल्चर मार्केट लागू किया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, मिनी रत्न 1997 ईस्वी ये सही सुमेलित है। महारत्न 2010 ये सही सुमेलित है। नवरत्न 1990, तो दोस्तों नवरत्न 1990 नहीं बल्कि 1997 है। नवरत्न का जो शुरुआत है 1997 है। छठी आर्थिक गणना 2014 ये भी सही सुमेलित है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो भारत सरकार ने वर्ष 1997 से नवरत्न और मिनी रत्न की अवधारणा प्रारंभ की थी। नवरत्न क्या है? तो दोस्तों नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों का ऐसा विशिष्ट वर्ग होता है जिसमें सरकार वैश्विक कंपनी होने की संभावना देखती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है। महारत्न कंपनियां ऐसी होती हैं जो बहुत बड़े निवेश के लिए स्वतंत्र होती हैं। तो वर्तमान में इनकी संख्या दोस्तों, महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और 2010 से भारत सरकार ने महारत्न की अवधारणा शुरू की थी। सबसे पहले इसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल और आईओसी को महारत्न कंपनियों के अंदर रखा गया था। लेकिन बाद में देखिए कोल इंडिया लिमिटेड, भेल, गेल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये सभी कुल मिलाकर 10 महारत्न कंपनियां वर्तमान में हैं हमारे यहाँ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया था? ऑप्शन है 2014, 2016, 2015 या 2013। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 2016। दोस्तों 8 नवंबर 2016 को रात में 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, श्रमेव जयते। देखिए, श्रमेव जयते योजना का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष देख लीजिए ऑप्शन के रूप में 2014, 2016, 2012 या 2018। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 2016। 16 अक्टूबर, देखिए 16 अक्टूबर 2014 को दोस्तों श्रमेव जयते योजना का प्रारंभ पीएम मोदी द्वारा किया गया था। और श्रमेव जयते के तहत सरकार ने 5 बड़ी पहल किया, जिसमें श्रम सुविधा पोर्टल, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? ऑप्शन है 2025, 2023, 2022 या 2030। तो सही उत्तर है ये 2022 ईस्वी तक था। केंद्र सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। तो याद रखिए ये है वर्ष 2022। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रम सुधार कानून 2020 के तहत 3 विधेयक पारित किए गए थे, इनमें से कौन सा शामिल नहीं था? ऑप्शन देखिए, सामाजिक सुरक्षा बिल ये शामिल था, आजीविका स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता बिल ये भी शामिल था, औद्योगिक संबंध संहिता बिल ये भी शामिल था। इसके अलावा सामाजिक बीमा और कल्याण बिल ये शामिल नहीं था। तो श्रम सुधार कानून 2020 के अंतर्गत जो 3 नए विधेयक पास किए गए थे, इसमें सामाजिक बीमा और कल्याण बिल इसमें शामिल नहीं था। अगला है दोस्तों, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2021 के तहत श्रमिकों के बच्चों और बच्चियों को कितने रुपए मासिक सहायता दी जाएगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1000 और 1200 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत श्रमिकों के बालकों को 1000 रुपये, यानी देखिए बालकों को दोस्तों 1000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये, 1200 रुपये यानी 1200 रुपये सहायता देने की बात कही गई है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बालक श्रमिक विद्या योजना 2021 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन। दोस्तों जापानी इंसेफेलाइटिस जो है भारत के उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे बहुत तेज़ी से फैलता है और बरसात के मौसम में ये वायरस से होने वाला संक्रमण है। दोस्तों देखिए, ये दस्तक अभियान फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डोर टू डोर दस्तक अभियान प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य जो था जनसाधारण और जनसहभागिता के माध्यम से जापानी इंसेफेलाइटिस को उन्मूलन करने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है कि उत्तर प्रदेश में किसके लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन है गरीबी दूर करने के लिए, देखिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए या निरक्षरता दूर करने के लिए। तो सही उत्तर है सबरी संकल्प अभियान कुपोषण दूर करने के लिए 1 नवंबर 2017। देखिए, 1 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में गरीबी को दूर करने के लिए, सब गरीबी और कुपोषण दोस्तों, माल न्यूट्रिशन या कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी यानी सस्टेनिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एवं रेड इंडिकेटर संकल्प अभियान का शुरुआत किया गया था। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। इसमें आपने भारतीय अर्थव्यवस्था, जो जेआईसी प्रवक्ता और अन्य परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए उपयोगी था। इसमें आपने महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।